नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और देश का मूड मीटर घुमाने का वक्त आ चुका है। तो तैयार हो जाइए अपने मोबाइल कैमरे के साथ देश के पहले ऐसे टीवी शो का हिस्सा बनने के लिए जहां आपके वोट से तय होता है हमारे देश की, हमारे बहस की दिशा। एक ऐसा शो जिसमें आप देश के बड़े मुद्दों पर अपनी राय देश को बताते हैं और ठीक उसी वक्त उसी मुद्दे पर देश क्या सोच रहा है ये भी जान पाते हैं। एक ऐसा शो जिसमें वोटिंग भी लाइव है और उसका रिजल्ट भी लाइव। आज के मुद्दे पर आऊं उससे पहले ये जान लीजिए कि वोट करना कैसे है। तो बहुत आसान सा तरीका है। फोन निकालिए, कैमरा ऑन कीजिए और स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है उस पर फोकस कीजिए। आपके फोन पर एक लिंक दिखाई देगा। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सवालों की लिस्ट आ जाएगी। अब आप अपने हिसाब से जवाब चुनिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। और हां, आखिर में अपनी डिटेल भरना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज चुनते हैं 4 लकी वोटर जिन्हें मिलता है इनाम। तो क्यूआर कोड स्क्रीन पर आ चुका है। आप फटाफट मीटर घुमाना शुरू कीजिए और हम आपको बताते हैं आज का मुद्दा। क्या आप बता सकते हैं कि सियासत के बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज क्या है? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे विकास, जाति, धर्म वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के मार्केट में सबसे आसानी से बिकता है डर। उस डर के नाम और चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन यह सियासत में हमेशा हॉट सेलिंग चीज है। हिंदुस्तान की सियासत में उसी डर को अभी सीएए के नाम पर बेचा जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू होते ही विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में इस कानून को कोसना शुरू कर दिया है। इसके नाम पर लोगों को डराना शुरू कर दिया है। जामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय में इसके खिलाफ बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। विरोध तो पहले से भी था। यह अलग बात है कि विपक्ष इसे समझाने में अब तक नाकाम रहा है कि आखिर सीएए को लेकर डर किस बात का है। 2019 में सीएए और एनआरसी को जोड़कर माहौल खराब किया गया और इस बार भी विपक्ष के नेताओं की बात सुनिए तो कमोबेश वही पुरानी दलील दोहराई जा रही है। ममता बनर्जी तो यहां तक कह रही हैं कि जैसे ही आप सीएए के लिए अप्लाई करेंगे वैसे ही आपके सारे अधिकार छिन जाएंगे। केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक के मुख्यमंत्री इसे मुसलमानों से भेदभाव करने वाला कानून बता रहे हैं, लेकिन वो ये बताने में नाकाम हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की सूची में मुसलमानों को किस आधार पर शामिल किया जाना चाहिए, जबकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना की खौफनाक घटनाएं हर रोज होती रहती हैं। बांग्लादेश में भी हिंदू अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर खतरा हर रोज बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के हालात भी किसी से छिपे नहीं। फिर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की सूची में इन मुस्लिम बहुल देशों के मुसलमानों को क्यों शामिल किया जाना चाहिए, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है अभी तक विपक्ष के पास। सवाल यह भी है जो विपक्षी पार्टियां अपने बयानों से पैदा कर रही हैं, और सवाल यह भी कि क्या मोदी सरकार ने इसे लागू करने की टाइमिंग में लोकसभा चुनाव का ध्यान रखा है। ऐसे तमाम सवालों को लेकर हम चलेंगे अपने गेस्ट के पास, लेकिन पहले वो सवाल जिस पर आपको देना है वोट। तो ये रहे आपके सामने सारे सवाल आज, जिस पर कि आपको वोट मीटर घुमाना है, जिस पर कि मूड मीटर घुमाना है। पहला सवाल, सीएए पर विपक्ष भ्रम फैलाने की राजनीति क्यों कर रहा है? ऑप्शन ए है मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए, बी है देश का माहौल खराब करने के लिए, और सी कह नहीं सकते। सवाल नंबर 2, क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए भेदभाव वाला कानून है? ऑप्शन ए नहीं, भेदभाव का सवाल ही नहीं। बी, हां मुसलमानों से भेदभाव होगा, और सी कह नहीं सकते। सवाल नंबर 3, क्या सीएए कानून लागू होने से देश के मुसलमानों को डरना चाहिए? ऑप्शन ए है नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी, हां डराने वाली बात है, और सी विपक्ष बेवजह डरा रहा है। सवाल नंबर 4, ममता सीएए का विरोध क्यों कर रही है? ऑप्शन ए मुस्लिम वोट पाने के लिए, ऑप्शन बी घुसपैठियों को बचाने के लिए, और ऑप्शन सी
बीजेपी को मुस्लिम विरोधी साबित करने के लिए। अब पांचवा और आखिरी सवाल, सीएए को एनआरसी से जोड़ने की बात करने वालों पर आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है चुनाव से पहले ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं, ऑप्शन बी है मुस्लिम वोटर को डरा रहे हैं, और ऑप्शन सी है कि उनका विरोध जायज है, उनका विरोध सही है। तो ये वो सवाल हैं जिस पर कि आज आपको वोट मीटर घुमाना है, जिस पर कि आपको देश का मूड मीटर घुमाना है। और हम आपको बताते हैं कि कल से, जब से सीएए लागू हुआ है, उसके बाद से देश के बड़े नेताओं ने, बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या क्या कहा है। अमित शाह ने कहा कि संविधान निर्माताओं का वादा पूरा किया गया है, कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो प्रताड़ित शरणार्थी भारत आए हैं, हम उन्हें नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, और ये पुराना वादा है जो इस देश में ने उन देशों में बसे जो अल्पसंख्यक हैं उनसे किया था, वो वादा आज हमने पूरा किया है। क्या कह रहे हैं अमित शाह, जरा सुनिए। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। तो अमित शाह कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक अधूरा वादा था जिसे बीजेपी ने पूरा किया है, उनकी सरकार ने पूरा किया है। जबकि विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष के हिसाब से सीए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वो सारी विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं मोदी सरकार पर, और वे लगातार ये कह रही हैं कि ये कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, और इस कानून को बहुत सारी राज्य सरकारें, जहां विपक्ष की सरकार है, वो कह रहे हैं कि वहां वो इसे लागू नहीं करेंगे। जरा सुनिए विपक्ष के नेताओं के अलग अलग सुर। কালকে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, আদৌ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে, কোনো ক্ল্যারিটি নেই। 2019 সালে এনআরসির নামে আসামে 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন। আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার। আমরা মানছি না, আমরা মানব না। सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। तो अभी कार्यक्रम को शुरू हुए 5 मिनट ही हुए हैं, और देखिए बड़ी संख्या में लोगों ने वोट करना शुरू कर दिया है। मूड मीटर बहुत तेजी से घूमना शुरू हो चुका है, और 9000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है अभी तक। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से अपना फोन निकालिए, कैमरा ऑन करिए और फटाफट वोटिंग शुरू करिए। और हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ आज 4 खास मेहमान हैं जो इस पर चर्चा करेंगे। आरपी सिंह हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी हैं हमारे साथ, एआईएमआईएम के लीडर हैं। अजय वर्मा हमारे साथ, कांग्रेस नेता हैं। और डॉक्टर मानव जायसवाल हैं जो प्रवक्ता हैं टीएमसी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टीएमसी के प्रवक्ता के पास चलते हैं। मानव जायसवाल, आखिर ममता दीदी ये बार बार ये क्यों कह रही हैं कि मैं जरूरत पड़ी तो जान दे दूंगी, लेकिन मैं किसी की नागरिकता खत्म नहीं होने दूंगी? भाई ये नागरिकता खत्म करने का कानून नहीं है,
तो ये जान लेने देने की बात क्यों हो रही है इसमें? ये इस तरह का रेटरिक्स क्यों इस्तेमाल हो रहा है? इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है? लोगों को डराने के अलावा इसका क्या और दूसरा मकसद हो सकता है? रंजीत भाई नमस्कार। पहले तो सभी को, देश को, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। कुछ महीनों पहले की बात, एक क्रोनोलॉजी शब्द आया था, पूरे देश को क्रोनोलॉजी शब्द में नई डिक्शनरी मिल गई कि भाई इसको खोजा जाए। और उसमें हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बोला था सीए आएगा, उसके बाद एनआरसी होगी और एनपीआर भी बनेगा। मैंने ये उन्होंने बोला था। तो या फिर वो झूठ बोल रहे हैं या फिर आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं। अब रंजीत भाई देखिए, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली। अब सबको, सबके लिए बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, वो देश को चला रहे हैं। सीए के फॉर्मूले को, लेकिन ममता बनर्जी तो एनआरसी की तो अभी बात ही नहीं कर रही। वो तो ये कह रही हैं कि आप जैसे ही सीए में अप्लाई करेंगे, सीए के तहत अप्लाई करेंगे, वैसे ही आपके सारे अधिकार छिन जाएंगे। ये कौन से कानून, कौन सा सीए कानून उन्होंने पढ़ लिया? ये सरासर झूठ नहीं तो और क्या है मानव जायसवाल, और क्या है? देखिए, झूठ क्या है और जुमला क्या है, ये भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी से आपको पता चल जाएगा। लेकिन दीदी ने बहुत ही कैटेगरिकली बोला है। देखिए, आधा सच भी झूठ है, आधा सच भी झूठ है। सीए की बात आप करते हैं, आप बोलते कि भैया सीए में तकलीफ क्या है। पूरा विश्व जानता है अफगानिस्तान में सिर्फ भारतीय हिंदू ही प्रताड़ित नहीं हुए। तालिबानों ने वहां के मुसलमान महिलाओं को भी, बच्चों को भी, मैंने जो तो क्या नहीं किया उनके साथ, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। लेकिन क्या वो प्रताड़ना धर्म के आधार पर हुई? क्या वो प्रताड़ना धर्म के आधार पर हुई? मानव जायसवाल, क्या वो प्रताड़ना धर्म के आधार पर हुई? क्या वो रिलीजियस माइनॉरिटी है जिनको कि उनका धर्म देखकर सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो एक खास मजहब से नहीं है, वो एक धर्म विशेष के नहीं है, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है? क्या ऐसा है क्या? सुनिए मजहब, सुनिए हाँ, सुनिए, सबसे बड़ी बात है जो हमारा आर्टिकल 6 है, मजहब को सिटीजनशिप से लाना, यही अपने आप में गुनाह है, यही पाप है। आप एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सनातन होने का गुहार लगाते हैं, और दूसरी तरफ आप धर्म में बांट रहे हैं हमारे तो फिर विश्व के लोगों को। लेकिन मानव जायसवाल, धर्म के आधार पर दुनिया भर में उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा आधार है, वो है धर्म। और अगर आप सिर्फ प्रताड़ना देखेंगे तो दुनिया के सारे देशों से आपको फिर लोगों को लेना चाहिए। फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात क्यों करेंगे? फिर तो पूरी दुनिया से लीजिए ना। लेकिन जब धर्म के आधार पर धार्मिक उत्पीड़न की बात करते हैं, किसी का मजहब देखकर किसी का जबरन या तो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, ऐसे वारदात हो रहे हैं कि जिसका आप जिक्र करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वैसी घटनाएं हो रही है उनके साथ। क्या उनके साथ खड़े होने के लिए आपको ये मतलब अगर कोई देश, मुल्क खड़ा होना चाहता है तो क्या अपराध है? उसको आप इस देश में इस तरीके से भुना रहे हैं कि जैसे इस देश के मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है। आप देखिए गलत बात आप जो करते हैं ना, आधी अधूरी बात आप स्क्रिप्ट लेके मत बैठा करिए। कोई आप डिबेट करते हैं, आप निष्पक्ष होकर बैठिए ना। निष्पक्ष, मैं वही तो सवाल कर रहा हूं आपसे। ये इस सवाल का जवाब दीजिए ना। ममता क्यों कह रही है कि सीए में आप अप्लाई करेंगे नहीं, आपकी नागरिकता, आपके अधिकार छिन जाएंगे? कैसे अधिकार छिन जाएंगे भाई? ये कौन सा सीए का कौन सा ड्राफ्ट, कौन सा कानून पढ़ के आए हैं? कौन सा क्लॉज ऐसा बताता है कि जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे आपके अधिकार छिन जाएंगे? भाई, इस देश के नागरिकों का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो बाहर से आए शरणार्थी हैं, जो हमारे पड़ोसी देशों से आए शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। तो इसमें यह बात कहां से आ गई? मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन वक्त है कि जरा एक पहले सवाल का रुझान देख लिया जाए। क्या कह रहे हैं लोग? सीए पर विपक्ष भ्रम फैलाने की राजनीति क्यों कर रहा है? जिस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाह रहा था, उसी सवाल का जवाब लोग दे रहे हैं। सुनिए, लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर को एकजुट करने या उस पर कब्जा करने के लिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, 71, करीब 71.5% लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पे कब्जे की होड़ में इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, इस तरह की ओछी सियासत की जा रही है। दूसरा, जो देश का माहौल खराब करने के लिए इस तरह की कोशिश हो रही है, यह मानने वाले लोगों की संख्या भी बड़ी है और करीब 27% लोग मानते हैं, 27.5% लोग मानते हैं कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है।
अब आप बताइए, आप जिस सवाल का जवाब देने में कतरा रहे हैं, लोग उसका जवाब जानते हैं, लोगों को पता है कि विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है। मैं एक बार बीजेपी के आरपी सिंह है उनके पास चलूंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। मैं आऊंगा आपके पास। आपने चूंकि सीधा सीधा जवाब दिया नहीं, लेकिन आरपी सिंह से भी यह सवाल है कि बहुत सारे लोग अगर ये कहते हैं, ये मान रहे हैं कि भाई इसकी टाइमिंग जो रखी गई है, क्या उसके पीछे 2024 में ध्रुवीकरण करना है? क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति को एक बार फिर से बढ़ावा देना है? अगर ये आरोप लग रहा है तो इसका क्या जवाब है आपके पास आरपी सिंह? रंजीत सर, ये मुसलमानों से संबंधित विषय ही नहीं है। ये जानकर आपने कहा मुसलमानों को ये डराने के लिए और वोट बैंक को में कन्वर्ट करने के लिए राजनीति की जा रही है। इन पे मुसलमानों को लेना देना नहीं। इसका कंसर्न है तो ये फोटोग्राफ अगर आपको याद आती हो, ये फोटोग्राफ है जब हमारे बंधु सिख बंधु वहाँ से श्री गुरु ग्रंथ साहब लेकर आए थे अफगानिस्तान से, और जो वहाँ पर हालत थी वो ऐसी कर दी कि वहाँ पर रह नहीं सकते लोग। लगभग 20 लाख सिख वो बात ठीक है। एक मिनट दे दीजिए, आधा सेकंड पड़ी कानून लाने को लेकर कोई सवाल नहीं है आरपी सिंह। आधा सेकंड सवाल ये है कि ये जब आज से कुछ दिनों बाद चुनाव का ऐलान होना, तारीखों का ऐलान होना है, तब आज जाकर ये कानून क्यों लागू किया गया? 4 साल पहले जिसे संसद ने पारित कर दिया, जिस पर राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए, अब उसको क्यों लागू किया गया? अगर ये आरोप लग रहे हैं कि आप इसके जरिए ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उत्तर भी तो क्या गलत है? मैं उसका उत्तर देता हूं, तो एक जानकारी, सिर्फ एक डेटा और देना चाहता हूं। 20 लाख सिख थे 1947 के अंदर जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में जो रह गए, जिनको लियाकत अली ने कहा था कि हम इनकी चिंता करेंगे, और नेहरू जी ने कहा था आप निश्चिंत रहिए, लियाकत अली जी ने हमको वादा कर दिया ये आपकी चिंता वहां करेंगे। आज कुल मिलाकर 6,934 सिख बचे हैं वहां पर। अब वो 20 लाख में से 6,934 सिख जो बचे हैं, बाकी कहाँ गए? वो कन्वर्ट कर दिए गए, प्रताड़ित कर कन्वर्ट किए गए, बेटियां उठा ली गई। हमारे हेड ग्रंथी साहब थे वहां पे ननकाना साहब के, उनकी बेटी उठाई गई, उसके साथ जबरन करने की कोशिश की गई। ये तो दुनिया भर में सिखों ने हंगामा किया तो वह वापस आई। ननकाना साहब पर पत्थरबाजी की गई। ये तो हालत है वहां पर। आप फिर उस सवाल का जवाब मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। ये एक मिनट इसलिए मैंने जानकारी दी क्योंकि ये समझ लगे कि प्रताड़ना किसको, धर्म के नाम पर प्रताड़ना किसको कहते हैं, ये समझना जरूरी है। और वो धर्म के नाम पर प्रताड़ना होती है तब लोग अपना स्थान छोड़कर निकलते हैं। दूसरी बात, अब आप कह रहे हैं टाइमिंग की बात, अरे भाई 2019 में पास हो चुका था, उसके सिर्फ आज किस प्रावधान के अंदर उसका एक वेबसाइट खोल दी गई है। अब उस वेबसाइट के अंदर कोई जाएगा। 4 साल पहले जो पास हो गया, उस समय वेबसाइट बनाने में इस भाई दुनिया की आर्थिक ही नहीं आईटी की बड़ी ताकत है हिंदुस्तान। एक वेबसाइट बनाना इतना मुश्किल काम था क्या कि 4 साल लग गए? आपको यह भी ध्यान आएगा कि बीच में 2.5 साल तो लगभग कोरोना ही रहा। कोरोना के चलते चीजें बदली, ठीक बात, परिस्थितियां बदली। और लेकिन बहुत सारे लोग आपके इस बयान से सहमत नहीं होंगे। कोरोना की वजह से जब कोरोना चल रहा था इस देश में मेगा प्रोजेक्ट चल रहे थे, उस समय बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद नहीं हुए, लेकिन एक वेबसाइट नहीं बन सकी क्योंकि कोरोना था। एक बात बता दीजिए कि जो हमारे लोग प्रताड़ित हैं उनको देश में लाने में क्या दिक्कत है और किसको कोई दिक्कत नहीं है? वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो क्या दिक्कत है? वो जवाब हम लेंगे अभी। विपक्ष के जो बाकी लोग यहाँ मौजूद हैं, जाएगी नहीं देश में से। हम एक मिनट और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से मुसलमान नहीं आ सकते, वह भी आ सकते हैं, सिर्फ दोनों के पैरामीटर्स और आ ही रहे हैं, उनको भी नागरिकता मिल रही है। अभी पिछले दिनों आंकड़ा जारी किया था सरकार ने कि जो पाकिस्तान से आए मुसलमान हैं उनको भी नागरिकता मिली है। भाई नागरिकता तो मिल ही रही है जैसे पहले मिलती थी, लेकिन जो लोग प्रताड़ित हैं धार्मिक आधार पर, जिनको प्रताड़ना हुई है, जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, वो लोग जो शरणार्थी बनकर आए हैं, उनको नागरिकता देने में ये सिर्फ एक तरजीह देने का मामला है, उनको प्राथमिकता देने का मामला है। ये बात, इतनी छोटी सी बात समझने में विपक्ष क्यों नाकाम रहा है, इस सवाल का जवाब हम आगे लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले शशि थरूर का एक बयान आपको सुनवाते हैं। शशि थरूर तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो इस कानून को निरस्त कर देंगे, इस कानून को रद्द कर देंगे, क्योंकि यह भेदभाव करने वाला कानून है। सुनिए जरा शशि थरूर, और उसके बाद चलेंगे कांग्रेस। I am fully in support of the decision of the India Alliance's Indian Union Muslim League to go to the Supreme Court against this. And I must say, if the India Alliance and the Congress Party come to power, we will withdraw this provision in the law beyond any shadow of a doubt. It's going to be in our manifesto. We will not support introducing religion
into our citizenship and into our nation's life. तो शशि थरूर को तो आपने सुन लिया, अब जरा देश को सुनिए, क्योंकि देश के मूड मीटर में सिर्फ एक तरफा बात नहीं होती, सिर्फ पार्टियों के नेता बात नहीं करते, प्रवक्ता बात नहीं करते, आप जो वोट करते हैं उसके आधार पर हम बताते हैं कि देश इस मुद्दे पर क्या सोच रहा है, इस सवाल पर देश का जवाब क्या है। और इसी सवाल पर कि क्या यह भेदभाव वाला कानून है सीए, इसी सवाल को जब हमने आपके सामने रखा तो आपने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। आपने आप में से 98% यानी कि करीब 100% के आसपास 98.3% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये भेदभाव वाला कानून नहीं है, भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मुसलमानों से भेदभाव होगा ऐसा मानने वालों की संख्या सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। आप सोचिए कि देश इस मुद्दे पर क्या सोचता है, किस तरीके की राय रखता है। बावजूद इसके अगर कांग्रेस के नेता ये कहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये कानून भेदभाव वाला है और इसी आधार पर अगर उनकी सरकार बनी तो इसे खारिज कर देंगे, इसे रद्द कर देंगे। आप सोचिए कि देश के ओपिनियन से, देश की राय के मुकाबले कांग्रेस के नेताओं की राय कितनी अलग है। जरा कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलते हैं, हमारे साथ अजय वर्मा हैं। अजय वर्मा, जब अब ये देश का ओपिनियन भी आपके सामने है और आपके नेताओं की राय भी आपके सामने है, आपका क्या कहना है? देखिए रंजीत जी, आप तो अति योग्य एंकर हैं और देश में विभिन्न चैनलों में काम करने के बाद हैं, और आपने अभी मुझे 2 मीटर दिखाए अपने जो क्वेश्चंस के थे। आज चूंकि आपका शो है ये और इसका जो साइज आपने रखा है, सैंपल साइज, मुझे नहीं पता 15, ये तो टीवी पे 15,000 आ रहे कि उसका आधार मापदंड क्या है, तो खैर आपकी रणनीति है। ये लाइव वोटिंग हो रही है अजय वर्मा, लाइव वोटिंग हो रही है। अभी तक 19,310 लोगों ने 19,310 लोगों ने वोट किया है, और जब तक ये शो खत्म होता है कई बार 40-50 हजार लोग वोट कर चुके होते हैं, और आज भी संभवतः ऐसा ही होगा। सो हमें लाइव वोटिंग का 50 है। देखिए एक जी रंजीत जी, 150 करोड़ 145 करोड़ की आबादी के इस देश में जहां 94 करोड़ वोटर हों, तो 50,000 भी लोग आ जाएं, 5 लाख भी आ जाएं, कोई वो उसमें वो नहीं माना जाना चाहिए, देखना चाहिए। हांडी में चावल ही देखिए, हांडी में चावल पकी या नहीं उसके लिए पूरी हांडी को नहीं उलटते हैं, पूरी हांडी को नहीं उलटते हैं अजय वर्मा। एक ही चावल देखकर तय किया जाता है कि हांडी में चावल पका है या नहीं। खैर, आप अपनी बात रखिए। मेरी भी तो सुन लीजिए। जी, आपने क्वेश्चन पूछे तो मेरा सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। हम आपको सुनने के लिए हैं सर। देखिए, अभी देश को बांटने वाले ये लोग, सोशल फैब्रिक खत्म करने वाले लोग, केवल पॉलिटिकल एजेंडा और विंडेटा यानी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है ये टाइमिंग। मेरे 3 क्वेश्चन हैं, आप पूछे इनसे और देश के लोग सुन रहे होंगे कि एक तो जब कोई भी चुनाव आते हैं तो ये टाइमिंग पर उस चुनाव को बेनिफिट लेने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए, मेन मुद्दों से लोगों को डिरेल करने के लिए, जैसे वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी देश की सरकार और उसको मुखिया SBI उनको, तो उसको लोगों से डाइवर्ट करने के लिए 160 अरब रुपए का घोटाले का मामला, वो चंदे को पता चल जाएगा, चुनाव प्रभावित हो जाएंगे, तो उस तरफ ध्यान भटकाने के लिए टाइमिंग और डेट रही गई। 2019 में आपको याद हो, 11 दिसंबर 2019 में इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी और पास जाके इन्होंने 2024 में किया। 1 नंबर। इतना लंबा समय, चूंकि चुनाव 24 में इन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन से ये घबराए हुए हैं। नहीं, आप ये बताइए ना, देखिए नहीं, वो तो ठीक है, कांग्रेस जो बीजेपी से जो सवाल है वो बीजेपी के नेता से हमने पूछ लिया। अजय वर्मा, जो आपसे सवाल है मुझे लगता है कि आपको उसका जवाब देना चाहिए कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप सीए कानून को निरस्त कर देंगे, रद्द कर देंगे, क्यों कह रहे हैं आप? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। मैं वही बताने जा रहा हूं। आप अभी कह रहे थे, मैं एक सरकार की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 31 दिसंबर 2021 तक 1414 मुस्लिमों को आपने, केवल 1414 मुस्लिमों को आपने सीए में पंजीकृत किया है। और अगर टोटल बेनिफिट अगर आप देखा जाए तो अब केवल 31,000 यानी टोटल 31,000 लोगों को इसका बेनिफिट नागरिकता का मिलेगा, जिसमें 25,000 कुछ हिंदू हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर इस तरह से हिंदुस्तान में 31 लाख या 1-2 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलता तो इसकी सार्थकता और उपयोगिता समझ में आती। तीसरा क्वेश्चन मेरा यही तो सवाल आपसे भी है, यही सवाल, इसी सवाल को आपसे क्यों नहीं पूछा जाए, इसी सवाल को आपसे क्यों नहीं पूछा जाए अजय वर्मा कि अगर 31,000 लोगों को ही नागरिकता मिल रही है तो आपको इतनी आपत्ति क्यों है? साहब,
भाई। और ये वो लोग हैं, जबकि आप जानते हैं, आप रंजीत जी, जबकि मैं भी तो आप भी ये आपको जानते बताने जा रहा हैं हूं कि ये वो लोग हैं जिनको कि उनके धर्म के नाम पर, उनके धर्म की वजह से, चाहे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा है, ये खबरें हम रोज दिखाते रहते हैं, पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। थोड़ा अमेरिका की धैर्य से तो सुन लीजिए, मुझे रिलीजियस 30 फ्रीडम सेकंड। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में अगर अब मैं धर्म के आपको ये नाम पर बताना सबसे ज्यादा प्रताड़ना कहीं होती है तो है पाकिस्तान में। ये सब कुछ जानते हुए भी आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करना है? अभी देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे, हाँ, हम लोगों को फैक्ट्स बता रहे हैं। देश की सरकार का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, हमने तो शशि थरूर का बयान सुना दिया, वो कह रहे हैं कि ये भेदभाव वाला कानून है, हम आएंगे इसको खारिज कर देंगे। सुन तो लीजिए रंजीत जी, थोड़ा सा सुन तो लीजिए जी, बताइए। रंजीत जी, 196 कंट्री हैं पूरे संसार में, जिसमें से 57 कंट्री मुस्लिम डोमिनेट करती हैं, बाकी क्रिश्चियन डोमिनेट करती हैं। और अगर हिंदू वाली मूवमेंट्स पे आएंगे तो कहाँ हैं हम? हमने तो अनुरोध करा था मोदी साहब से कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। अगर आप इतना ही चीजें कर रहे हैं तो हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे, लेकिन चूंकि ये केवल इनका पुनावी है। अच्छा, और देशों में क्या प्रताड़ित नहीं है हिंदुस्तान के लोग? ये खाली देशों 3 में कंट्रियों कितने के लोग, लिए क्यों बनाया गया? कौन से देश हैं? इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है अजय वर्मा, कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में का एक ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है भारत के साथ। और हम जानते हैं कि विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ और किन परिस्थितियों में आज वहां जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं, वो किन परिस्थितियों में वहां रह रहे हैं, कैसी प्रताड़ना और कैसी जुल्म ज्यादती के बीच उनको अपना जीवन काटना पड़ रहा है। ये सब हम सबसे वाकिफ हैं। उसके बावजूद भी हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमें कुछ नहीं पता। इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है। आपको एक राजनीतिक सवाल का उसी तरीके से जवाब देना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि ये इस सवाल का जवाब जो लोग दे रहे हैं उनसे एक बार समझना चाहिए कि क्या सीएए कानून लागू होने से देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है, जैसा कि विपक्षी पार्टियां करने की कोशिश कर रही है। लोग कहते हैं, उसमें से 72% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा डर जैसी कोई बात नहीं है और मुसलमानों को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हां, डरने वाली बात है, यह मानने वाले लोगों की तादाद सिर्फ 1% है, 1.3% है। और बेवजह विपक्ष डरा रहा है, यह मानने वाले, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 26% है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि देश इस मुद्दे पर, इस सवाल पर क्या सोच रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब इसके बाद जरा दानिश कुरैशी शायद अभी हमारे साथ नहीं है, तो एक बार फिर से मैं मानव जायसवाल का रुख करूंगा। और मानव जायसवाल, सवाल वही है कि ममता दीदी ये जान लेने देने की बात क्यों कर रही हैं? ममता दीदी ये क्यों कह रही हैं कि मैं किसी को बंगाल से बाहर नहीं जाने दूंगी? क्यों कह रही हैं कि मैं यहां किसी आदमी की नागरिकता छीनने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े? भाई, सवाल यह है कि क्या ये बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को मैसेज दिया जा रहा है? क्या वैसे लोग जो बड़ी संख्या में बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे हैं, बांग्लादेश से आए लोग, म्यांमार से आए लोग, क्या उनको मैसेज दे रही हैं कि चाहे जो हो जाए टीएमसी आपके साथ है? पहले तो रंजीत भाई, पहले तो आप थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखिए। कुछ भी बोलने के पहले आप अपने बोलने लगते हैं, फिर वो बात विचलित हो जाती है। मैं आपको सुनने के लिए ही हूं सर। ममता बनर्जी, ममता सिर्फ नाम से नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है, ममता दी है पूरे प्रांत को। और आप ये जो बार बार ये जो रिटोरिक चलता है ना कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों को, म्यांमार से लोग आए हुए लोगों को, अरे हम 2011 सरकार में आए हैं, 10 साल और ये लगभग 2 साल और लगभग 13 साल के आसपास हमने सरकार चलाई है। मोदी जी उसी खंड काल में 10 साल से इनकी सरकार है। हमारी 2011 में सरकार है, ये 2014 में आ गए, 3 साल बाद। तो आप बोलना चाहते कि पिछले 8-10 सालों से जो मोदी जी और अमित शाह जी जो सरकार चला रहे हैं, तो बीएसएफ काम नहीं कर रही है, सीआरपीएफ निकम्मी बैठी है, और अमित शाह जी को पता होते हुए भी वो घुसपैठियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स जा रहे हैं, जिनके पास वोटिंग राइट्स है, जो आपके संस्थाओं को इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो हमारे देश की उन्नति और प्रगति में काम कर रहे हैं, वो देश के नागरिक नहीं है। तो देश के नागरिक क्या नीरव मोदी हैं? देश के नागरिक क्या विजय माल्या हैं?
देश के नागरिक मेहुल चोकसी नहीं, हैं। देश के नागरिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। देश के नागरिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर ये भेदभाव वाला कानून है आप इसे खत्म कर देंगे, आप इसे लागू नहीं करेंगे, और आप ये कह रहे हैं कि भेदभाव करता है मुसलमानों को क्यों नहीं मिल रहा है इसमें नागरिकता में वही तरजीह मुसलमानों को क्यों नहीं मिल रही है? कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि म्यांमार से आए हुए लोगों को, भाई म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है, वहां से आए लोगों को क्यों नहीं दे रहे? तो क्या आप रोहिंग्या को नागरिकता देने के पक्ष में हैं, उसी तर्ज पे, उसी आधार पे जिस आधार पे हिंदू सिख ईसाइयों को देना है? क्या इस पक्ष में हैं आप? अगर ऐसा है तो ये बात खुलकर क्यों नहीं कहते आप इतने ढके छुपे शब्दों में क्यों बोलते हैं? नहीं खुलकर, अरे रंजीत जी सुनिए, हम भाजपा ही नहीं है, हम खुलकर बात करते हैं। हम पहली बात ये करना चाहते हैं कि जो भी नागरिकता कोई भी देश देता है वो धर्म के नाम पे ना दे। आपका जो धर्म के नाम पे, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि जब प्रताड़ना धर्म के आधार पे हो रही है, जब प्रताड़ना धर्म के आधार पे हो रही है तो नागरिकता धर्म के आधार पर क्यों नहीं मिल सकती है? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है आपके पास। भाई जब प्रताड़ित ही लोगों को इसलिए किया जा रहा है कि तुम हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम मुसलमान नहीं हो, इसलिए तुम्हें प्रताड़ित अगर किया जा रहा है, तो अगर कोई दूसरा देश कहता है कि नहीं उन्हें अगर मदद मिलनी चाहिए, उन्हें नागरिकता में तरजीह मिलनी चाहिए, तो आपको तकलीफ क्या है साहब? नहीं तकलीफ। और अगर आपको रोहिंग्या को नहीं, अगर आपको रोहिंग्या को नागरिकता दिलवाना है अगर, तो उसके लिए आपको खुल के आना चाहिए सामने, यहां भी इसी आधार पर रोहिंग्या को भी सबको इस देश में बसाओ। आपको बोलना चाहिए खुल के, क्यों नहीं बोलते आप? देखिए भैया, रोहिंग्या की बात अगर आप करें तो रोहिंग्या की हिस्ट्री आप कर गए, हमको तो उससे मतलब नहीं है, हम तो कोई नहीं। मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए आप जवाब सीधे सीधे नहीं दे रहे हैं। मानव जायसवाल, आप जवाब सीधे सीधे नहीं दे रहे हैं, इसलिए जनता से इसका जवाब लेते हैं। जनता से जवाब लेते हैं कि ममता सीएए का विरोध क्यों कर रही है। जो सवाल मैं मानव जायसवाल से पूछ रहा हूं, वो सवाल जब हमने जनता के सामने रखा तो उन्होंने क्या कहा? 24,000 साढ़े 24,000 लोगों ने अभी तक वोट किया है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें वोट करिए और आप अपनी राय रखिए, इसमें देश का मूड मीटर तेजी से घुमाइए। क्या कह रहे हैं लोग? मुस्लिम वोट पाने के लिए ऐसा कर रही हैं 44% लोग मानते हैं ऐसा, घुसपैठियों को बचाने के लिए कर रही हैं 34 यानी 35% लोग मानते हैं, और बीजेपी को मुस्लिम विरोधी साबित करने के लिए ममता ऐसा कर रही है ऐसा 20% लोग मानते हैं। लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, ये आपके सामने स्पष्ट है। ममता क्यों सीएए का विरोध कर रही हैं, वो आपके सामने, लोगों की राय क्या है वो स्पष्ट हो गई है। अब हम आप एक बार दानिश कुरैशी का रुख करेंगे। दानिश कुरैशी, ओवैसी आज आए और उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना देगा। भाई इस देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ कानून ही नहीं है, फिर ओवैसी को ऐसा क्यों लगता है कि ये इस देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास, दोयम दर्जे का नागरिक बना देगी? ऐसा क्यों लगता है उनको? देखिए रंजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे एंकर भी जो हैं वो इसमें फंसे हुए कि देश के नागरिकों के लिए कानून नहीं है। अरे देश के नागरिकों की बदौलत ही सरकार है। सरकार का स्वरूप जो है वो देश के नागरिक हैं। हर एक नागरिक, आप भी एक नागरिक हैं, मैं भी एक नागरिक हूं, और हम तमाम नागरिक जब इकट्ठा होते हैं तब एक प्रधानमंत्री बनता है। हम तमाम नागरिक जब इकट्ठा होते हैं तब एक मुख्यमंत्री बनता है। तो सवाल यहाँ ये है कि जब लोगों के लिए ही बनेगा, क्या इस देश के नागरिकों के, एक मिनट, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इस देश के मुसलमान या किसी भी धर्म के किसी भी नागरिक पर इस कानून का कोई सीधा सीधा असर है, कोई असर है क्या? ये बाहर से आए शरणार्थियों को कानून के तहत नागरिकता देने का मामला है, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है? सुनिए मैं आपको एक बात बताऊं, सन 47 में जब देश का विभाजन हुआ, या और जो भी टुकड़ा था भारत का, जैसे कि अफगानिस्तान जो वक्ती तौर पर अलग हो गया, फिर पाकिस्तान, और अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो याद रखिए कि हमने जो हमारा देश है, भारत जो है, हमने अपना आईन जो चुना वो समानता के आधार पे चुना, धर्म के आधार पे नहीं चुना। धर्म के आधार पे उन्होंने चुना जो यहां से चले गए। अब सवाल यह है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता थे, जिन लोगों ने जंग आजादी में अपना खून बहाया, खून पसीना एक करके देश को संजोया, वो संजोना जो था विश्व में जो जाना जाता है वो हमारी एकता के लिए जाना जाता है,
हमारी कट्टर धर्मता के आधार पर नहीं जाना जाता। इन चीजों को जब तक नहीं समझेगी भारतीय लेकिन जनता उन देशों में जो लोग रह गए, बच गए, दूसरे धर्म के लोग, अगर धर्म के आधार पर उनके साथ जोर ज्यादती हो रही है, उन्हें अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अगर हिंदुस्तान अगर उनकी मदद करना चाहता है, अपने यहां उनको अगर तरजीह देना चाहता है नागरिकता में, तो इसमें आपको तकलीफ है। वो इसलिए क्योंकि वो मुसलमान नहीं तकलीफ है, वो इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। हमारा देश जो है वो धर्म आधारित नहीं है, याद रखिए। तो जब हमारा मुल्क धर्म आधारित नहीं है तो उसका लेकिन प्रताड़ना अच्छा, एक बात बताइए कि अगर इस देश में हजारों लाखों की संख्या में रोहिंग्या रह रहे हैं और वो किस आधार पे वहां से प्रताड़ित करके आए, तो यहां पर किस आधार पे इस देश ने उनको शरणार्थी बनाकर रखा हुआ है? किस आधार पे? इसलिए ना कि उनको उनके साथ जोर ज्यादती हुई है। पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान और दुनिया के ऐसे बहुत सारे जो पड़ोसी मुल्क हैं भारत के, वहां पर धर्म के आधार पे उनके साथ ज्यादती हो रही है, और उस ज्यादती को एड्रेस करने में अगर भारत थोड़ी भूमिका निभाना चाहता है तो उसमें क्या तकलीफ है भाई आपको? मैं तो यही पूछ रहा हूं ना रंजीत जी, मैं यही पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप धर्म के आधार पे कुछ भी करना चाहते हैं तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन लोगों को ले जाके आप प्रोसिक्यूट करेंगे जो पाकिस्तान में जुल्म और जाती हुई है, क्योंकि धर्म के आधार पर दुनिया भर में प्रताड़ना होती है। दुनिया भर में जो प्रताड़ना होती है, जो ज्यादती होती है, लोगों के साथ मानवाधिकार हनन होता है, उसका एक बहुत बड़ा आधार धर्म होता है। अब इसलिए अगर धर्म के आधार पर अगर किसी को मानवीय सहायता देने की बात हो रही है तो उस आधार को आप गैर जरूरी और गैर वाजिब नहीं करार दे सकते हैं। माफ करिएगा दानिश कुरैशी, मैं इसी सवाल का जवाब, इससे नहीं लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, उसका जवाब क्या, पांचवा सवाल जो हमने दिया है उस पर लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार फिर से उसको देखने की जरूरत है। सीएए को एनआरसी से जोड़ने की बात करने वालों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोग क्या कह रहे हैं? कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? उनका मकसद क्या है? करीब 53% लोग मानते हैं कि ऐसा करने वाले लोग चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर को डरा रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 45% है। आप सोचिए, और उनका विरोध सही है ये मानने वाले लोग सिर्फ 1.7% हैं, करीब 2% हैं जो ये मानते हैं कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सही है। इस देश का जनमानस किसके साथ है ये आपके सामने है। ये 5 बड़े सवाल जिस पर कि आपने अपनी राय रखी है, हमने आपके सामने रख दिया। अब एक बार फिर से मानव जायसवाल के पास चलते हैं। मानव जायसवाल, आप थोड़ी देर पहले आपने कहा, बोलिए रंजीत जी। हाँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी पार्टी ये मानती है कि जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं या जो वहां रह रहे लोग हैं वो सब वहां के नागरिक हैं और ममता बहुत ममतामयी हैं, बहुत ममत्व है उनमें, इसलिए वो कह रही हैं कि हम किसी की नागरिकता जाने नहीं देंगे। तो अगर ममता के आधार पे ही अगर सबको नागरिकता देना है तो फिर इस देश में किसी कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो देखिए, पहले तो रंजीत जी आपको ये जान लेना होगा कि भाई पिछले 10 सालों में ये मोदी जी और अमित शाह जी हैं, और इन 10 सालों में नागरिकता कितने लोगों को मिली? पहले कौन नागरिक है, कौन लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं? बांग्लादेश से हमारा जो बॉर्डर है वो बहुत ही समन्वय वाला बॉर्डर है, हम वॉक कर सकते हैं इधर उधर। बांग्लादेश एक समय भारत का हिस्सा था। आप कैसे बताएंगे कि 1947 के पहले वाला परिवार है कि 1970 के पहले वाला परिवार है? इसी के लिए तो कानून और इसी के लिए कानून और वेरिफिकेशन की जरूरत है ना, इसी के लिए तो कानून और वेरिफिकेशन की जरूरत है ना मानव जायसवाल। नहीं, और किसके लिए कानून चाहिए? सुनिए रंजीत जी, सीए तो आपके हिसाब से नागरिकता देने वाला कानून है ना। चलिए आज की बहस में और आज के मूड मीटर में वक्त इतना ही था, इसलिए इस बहस को यहीं खत्म करते हैं, विराम देते हैं और फटाफट आज बताते हैं कि बड़ी संख्या में जिन्होंने आज देश के मूड मीटर में वोट किया है उनमें से 4 लकी विनर कौन हैं। कविता राज हैं असम की और सुशांत हैं केरल से। उनका 4 डिजिट मोबाइल का जो आखिरी 4 डिजिट है वो आपके सामने है स्क्रीन पे। कविता राज 4352 और 8543 आपने देखा। इसके अलावा आस्था छत्तीसगढ़ से हैं जिनका कि 5412 4 डिजिट है, आखिरी 4 डिजिट उनके मोबाइल नंबर का। और मिहिर कुमार हैं उड़ीसा से जिन्होंने कि आज इनाम जीता है 8702 इनका मोबाइल का आखिरी 4 नंबर है। तो ये 4 लकी विनर हैं, आज के लकी वोटर हैं। आप इस कार्यक्रम में लगातार वोट करते रहिए, इनाम जीतते रहिए और इस कार्यक्रम में आपकी शिरकत बहुत जरूरी है क्योंकि आपके बिना यह कार्यक्रम अधूरा है, क्योंकि ये देश का मूड मीटर है जहां पोलिंग भी लाइव है और रिजल्ट भी लाइव है
और आपकी वोट, आपके वोट से तय होता है इस देश, इस कार्यक्रम की बहस की दशा दिशा। तो आप हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़ते रहिए।